हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। आज दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं पार्लियामेंट, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि एटलीस्ट ये आपके 3 या 4 या फिर ज़्यादा ही वीडियोस इस पे बनेंगी, और आपको पता है कि आपके 30% क्वेश्चंस जो हैं पार्लियामेंट से तो बनते ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको जानना समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना टफ भी नहीं है, लेकिन इसको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रोसीजर्स हैं, कमिटीज़ हैं, किसका रोल क्या है, कैसा होता है, फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि हमारी पार्लियामेंट इतनी पावरफुल है। लेजिस्लेटिव लॉज से लेके बहुत सी चीज़ें डिसाइड करने में पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, इसलिए ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स एग्जामिनर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। अब पार्लियामेंट क्या है? ये एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपके लॉज बनते हैं। ठीक है जी, किसकी? यूनियन गवर्नमेंट की। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। ठीक है जी, और ये इसमें प्री एमिनेंट और सेंट्रल पोजीशन है इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की। ठीक है जी, और वो क्यों है? हमने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी। अब आर्टिकल 79 से लेके 122 पार्ट 5 जो है, ठीक है जी, ये भी अब देखिए आपसे ना क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं एग्जामिनर। आपको बोल देंगे कि पार्लियामेंट कौन से फॉर्म पे बन के आया हुआ है। ठीक है जी, ये वेस्टमिंस्टर की एक स्टेटमेंट आ जाएगी। फिर आपको आर्टिकल्स के बारे में पूछ लेंगे कि 79 से 122 जो कि पार्ट कौन से में है। ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट सी चीज़ें हैं और इनको याद करना ज़रूरी है। तो पार्ट 5 आर्टिकल 79 टू 122 जो है वो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है। ठीक है जी, अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 3 पार्ट्स आते हैं। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया और पॉइंट भी हो गया। द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। ये देखिए, तो कई बार आपसे पूछते हैं कि इज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? यस। अब इनको धीरे धीरे हम जानेंगे। अब क्या था, 1954 में हिंदी नेम्स जो हैं राज्यसभा और लोकसभा ये अडॉप्टेड किए थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने और हाउस ऑफ द पीपल रिस्पेक्टिवली। राज्यसभा का क्या कहते हैं हम? अपर हाउस। ठीक है जी, और लोकसभा को हम लोअर हाउस से भी कहते हैं। इंसिडेंटली अगर आप कभी आप गए होंगे पार्लियामेंट में तो आप देखेंगे कि राज्यसभा का जो कारपेट है उसका कलर जो है वो रेड है और लोकसभा का आपका ग्रीन है। ठीक है जी, जब मैं अपने टाइम पे गया था तो मैंने देखी थी चीज़, बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। ठीक है जी, अब जो फॉर्मर है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मर क्या? राज्यसभा, और लेटर जो है वो पीपल ऑफ इंडिया को एज होल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, इसलिए आप देखेंगे कि राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डायरेक्टली, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन टाइप होता है। ठीक है जी, और लोकसभा में कौन करते हैं? हम सभी पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं। ठीक है जी, अब ये देखिए एक पॉइंट है कि दो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी, मतलब वो एमपी नहीं है एंड ही डज नॉट सिट इन पार्लियामेंट टू अटेंड इट्स मीटिंग, मतलब वो पार्लियामेंट में बैठते भी नहीं है, लेकिन वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। वो क्यों? वो इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फंक्शंस हैं या प्रोसीडिंग्स हैं जो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है जी, और जो हमारा जो बिल पास होता है, चाहे वो राज्यसभा से पास हो या फिर लोकसभा से, वो जब तक एक लॉ नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट की एसेंट ना हो, मतलब कि उनकी स्टैंप ना लगी हो। ठीक है जी, और बाकी फंक्शंस भी फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट। क्या क्या करते हैं? प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, जैसे कि वो उन्होंने समन करना है, प्रोरोग करना है, बोथ हाउसेस को करना है, या फिर जो आपकी लोकसभा को डिसॉल्व करना है वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही करेंगे, या एक जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करना है वो भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। ऑर्डिनेंसेस इश्यूज जो हैं वो भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। अगर आपने और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है प्रेसिडेंट, तो हमारा जो मैंने एक लेक्चर सीरीज़ बनाई हुई उसमें प्रेसिडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है जी, अब इस रिस्पेक्ट में फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो किया था रादर देन अमेरिकन पैटर्न। ठीक है जी, अब ब्रिटेन में क्या होता है? पार्लियामेंट में क्या है? क्राउन है,
वो किंग या क्वीन बोल सकते हैं, ठीक है जी। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है अपर हाउस, जैसे हमारे राज्यसभा है, और हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस, जैसे हमारी लोकसभा है, ठीक है जी। और लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर नहीं होता है, इसीलिए हमारा जो है वो ब्रिटेन सिस्टम पे बना हुआ है, ठीक है जी। अब यूएसए में क्या है, जो लेजिस्लेचर है उसको कांग्रेस कहते हैं, ठीक है जी। उसमें कौन कौन से होते हैं, सेनेट होता है जिसको हम अपर हाउस कह सकते हैं, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जो हम लोअर हाउस बोल सकते हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एम्फसाइज करता है इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब है एक दूसरे पे उनकी डिपेंडेंसी है, किसकी, लेजिस्लेटिव की और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स की। लेजिस्लेटिव में आपके एमपीज आ गए, और एग्जीक्यूटिव में कौन, जो एग्जीक्यूट करेंगे इन लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स को, ठीक है जी। हेंस वी हैव द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, जैसे कि क्राउन इन पार्लियामेंट होता है, उसी तरीके से हमारे प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट है। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किस चीज़ पे स्ट्रेस करती है, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, ठीक है जी। अब जैसे हमारे एमपी जो हैं वो जब इलेक्ट होकर आते हैं तो 5 साल के लिए होते हैं, जो लेकिन एग्जीक्यूटिव हैं वो उनकी रिटायरमेंट एज होती है, कैसे, फॉर एग्जांपल आपके एक आईएएस हैं, उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो 60 ईयर्स तक ही होती है, ठीक है जी। तो हम इनको एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं, ठीक है जी। वैसे ही हमारे जो एमपी हैं वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं उनको, ठीक है जी। मतलब टेम्परेरी क्यों, कि 5 साल के लिए हैं वो, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, अब एक और पॉइंट भी है कि द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ नॉट रिगार्डेड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ कांग्रेस। तो अगर वो कांग्रेस का पार्ट नहीं है तो मतलब कि वहाँ के इस सिस्टम का पार्ट भी नहीं है, ठीक है जी, जो ऊपर हम बात कर रहे थे। चलिए अब आते हैं आगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ 2 हाउसेज में क्या करता है। 2 हाउसेज तो हमें पता चल ही गए हैं कि राज्यसभा होते हैं और लोकसभा होते हैं। तो सबसे पहले हम राज्यसभा के बारे में जानते हैं। अब राज्यसभा में क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा जो है वो 250 पे है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं स्टेटमेंट्स देके। 250 है हमारी, और जिसमें 238 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कि हम इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली, वो आगे समझेंगे कैसे होते हैं। 12 जो है नॉमिनेटेड है, और नॉमिनेशन कौन करते हैं, द प्रेसिडेंट, हमारे महामहिम करते हैं। एट प्रेजेंट जो है राज्यसभा के 245 मेंबर्स हैं, ठीक है जी, 245, और इनमें से 229 मेंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, स्टेट्स को। 4 मेंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज को, और 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए हैं प्रेसिडेंट ने, ठीक है जी। अब 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। हमारा 4th शेड्यूल जो है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मतलब क्या हुआ कि आपके राज्यसभा के इलेक्शंस में कौन कौन पार्ट लेगा, आपके एमएलए हो गए, ठीक है जी, या फिर एमएलसीज हो गए, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो होंगे वो करेंगे, लेकिन कौन से, इलेक्टेड। ये है कैच, इलेक्टेड ही करेंगे। अब देखिए आपके कई असेंबलीज में आपके नॉमिनेटेड भी होते हैं, ठीक है जी, नॉमिनेटेड होते हैं, तो नॉमिनेटेड वाले राज्यसभा के इलेक्शन में नहीं पार्ट ले सकते। दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव्स, ठीक है जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं। चलिए अब आते हैं, इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से ये इसका इलेक्शन होगा। और सीट्स जो हैं अलॉटेड जो होती हैं राज्यसभा की, वो किसके हिसाब से होती है, पॉपुलेशन के बेसिस पे होती हैं। अब पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे हुए कि जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की जो सीट्स हैं वो 31 हैं, पॉपुलेशन आपको पता है यूपी में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है जी, तो वहाँ पे 31 आ गए मेंबर्स। लेकिन त्रिपुरा का सिर्फ एक ही मेंबर है राज्यसभा। तो ये किस तरीके से बनाया गया है, ये आपकी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया है
इसका मतलब ये है कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पर मेंबरशिप ज़्यादा। अब यूएसए में क्या है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, सारे स्टेट्स जो हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई होती है इन द सेनेट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन। ठीक है जी, जैसे कि यूएसए में 50 सीट हैं और सेनेट के 100 मेंबर्स हैं, तो 2-2 इक्वली मिलता है वहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में कैसे आता है, अब रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं यूनियन टेरिटरी के, वो राज्यसभा के इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कैसे, एक इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट होता है किसके लिए, राज्यसभा के लिए। ठीक है, अब ये जो इलेक्शन है ये इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ही होता है, और जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से होगा। अब हमारी जो 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। ठीक है जी, दिल्ली, पुडुचेरी और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, तो ये है हमारे 3। ठीक है दोस्तों, ये आपकी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपको पेन पेपर के साथ भी लिख सकते हैं, पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कर ही दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन ऑफ अदर 6 यूनियन टेरिटरीज आर टू स्मॉल, और टू स्मॉल हो गए तो फिर क्या होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं बन पाएगी, तो इसलिए उनकी नहीं है। अब आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं हमारे 12 मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे राज्यसभा में, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगी या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, किसमें, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में या फिर सोशल सर्विसेज में। ठीक है जी, तो ये 12 मेंबर्स कौन करेंगे नॉमिनेट, प्रेसिडेंट साहब। अब इसके बीच में रैशनल क्या था, रैशनल का मतलब है, इसका लॉजिक क्या है। अब वो कहते हैं कि इस प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन के पीछे रैशनल ये है ताकि एक प्रोवाइड किया जाए, एमिनेंट पर्सन को एक प्लेस दिया जाए राज्यसभा में, ताकि उनको प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से नहीं गुजरा जाए। बिल्कुल सही बात भी है। अब कोई ऐसा इंसान जिसने एक पर्टिकुलर आपके आर्ट में, लिटरेचर में या साइंस में या सोशल सर्विसेज में इतना एक्सेल कर लिया हुआ है और प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि वो बनता है उनका नॉमिनेशन, तो ठीक भी है। ऐसे लोगों का हमारे इस पार्लियामेंट में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अब अमेरिकन सेनेट में नो नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं, सिर्फ हमारे में ही होता है। ठीक है जी, अब क्या है कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा की क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज़ 552, इसमें लेकिन एक फिक्स है, राइट नाउ इट्स 550। क्यों, अब 2 मेंबर्स जो थे, अब थोड़ा सा पहले इस पे आ जाता है कि 530 मेंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होते हैं, 20 मेंबर्स जो हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज होते हैं, 2 मेंबर्स जो हैं 2 मेंबर्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट बाय एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, हाउएवर दिस प्रोविजन हैज़ बीन डिलीटेड नाउ। ठीक है जी, 2 का जो नॉमिनेशन है वो ख़त्म है, तो अब टोटल हमारी स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम वो 550 आ गई। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमारे टोटल नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट द राज्यसभा और लोकसभा, तो टोटल हमारे 12 हैं। अगर एंग्लो इंडियन होते तो +2 हो जाते, मतलब 14। ठीक है जी, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एट प्रेजेंट जो है लोकसभा के 545 मेंबर्स हैं, जिसमें 530 जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, 13 मेंबर्स जो हैं यूनियन टेरिटरी को करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स लोकसभा की। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन लोकसभा क्या है, वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, आपको पता है। ठीक है जी, बहुत लोगों ने अगर अपने इलेक्शंस में दिया भी होगा वोट, अगर आप 18 से ऊपर होंगे उस टाइम पे। अब 18 की बात आई है तो 18 से क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है कि हर सिटीज़न, हर इंडियन सिटीज़न, इंडियन इम्पॉर्टेंट है, जो कि 18 साल से ऊपर है, जो कि डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, ठीक है, किसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के हिसाब से डिस्क्वालीफाइड नहीं है, या फिर लॉ ने उसको बार नहीं किया हुआ इलेक्शन के लिए, तो वो एलिजिबल है किसके लिए, वोट देने के लिए। तो ये आ गया। ठीक है जी, अब वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 कर दी थी, किस हिसाब से, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन से ईयर में हुआ था, तो ये 1988 में हुआ था, 21 से 18 पे आ गए थे। ठीक है दोस्तों,
अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, लोकसभा से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है पार्लियामेंट को टू प्रिस्क्राइब द मैनर मतलब किस तरीके से, चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब कि अपने जो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको किस तरीके से चूज करना है ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा। ठीक है जी। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया था यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965, जिसमें क्या कहा था कि मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज आर ऑल्सो चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है जी। तो ये 1965 में इसको ऐड किया था कि यूनियन टेरिटरी के जो मेंबर्स होंगे, आपके जो एमपीज़ होंगे, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से ही चूज़ किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स। अभी देखिए ये तो डिलीट हो गया। ठीक है जी। आपके जो 2 एंग्लो इंडियन थे वो पिछले साल 2020 में ये डिलीट कर दिया गया। ये प्रोविज़न इज़ नो लॉन्गर देयर। ठीक है। अब आते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा। भी ये सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा क्या होता है? अब इसमें काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। वो कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहले आता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? अब क्या है कि पर्पस ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है लोकसभा को, हर स्टेट को डिवाइड किया जाता है। किसमें? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है जी। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 प्रोविज़न बनाए जाएंगे। पहला प्रोविज़न क्या है कि हर स्टेट को अलॉट किया जाएगा नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। किस हिसाब से करी जाएगी सीट की? जो रेशो ऑफ जो है नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन, मतलब नंबर कौन सा, आपकी जो सीट्स हैं और जो पॉपुलेशन है उसका जो रेशो है। ठीक है जी। इसका रेशो बनाएंगे ताकि सारे स्टेट्स के लिए होगा। लेकिन ये जो प्रोविज़न है वो उन स्टेट्स के लिए नहीं है जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 6 मिलियन है, मतलब 6 लाख से कम है। ठीक है जी। 6 लाख मतलब 60, आई एम सॉरी जस्ट अ सेक, मतलब 60 लैक्स। ठीक है जी। ये मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। एनीवे, अब हर स्टेट में इसको कैसे डिवाइड करते हैं? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जिसमें कि रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू द सेम आर थ्रू आउट द स्टेट। मतलब कि इसका जो पॉपुलेशन रेशो है वो बिल्कुल सेम रहे, मतलब पॉपुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी और सीट अलॉटेड के हिसाब से। ठीक है जी। अब ये क्यों किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि एक यूनिफॉर्मिटी आए। किसकी? यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है कि बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल यूपी है, बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है जी। अब उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ठीक है जी। और वहाँ पे एमपीज़ भी ज़्यादा रहेंगे, तो फिर वो उसकी आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है? बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द सेम स्टेट, मतलब कि यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करेगा। अब एक्सप्रेशन पॉपुलेशन जो है वो क्या है? इसका मतलब है पॉपुलेशन एज असर्टेंड एट द प्रीसीडिंग सेंसस। अब प्रीसीडिंग सेंसस का मतलब क्या है? जो पिछला सेंसस हुआ है, जैसे कि अभी रीसेंट हमारा जो सेंसस है 2001 का है या 11 का है? 2011 का है। तो उसके हिसाब से करा जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। अब ये क्यों ज़रूरी है? रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस का मतलब हुआ कि आपका हर सेंसस जो हुआ है पॉपुलेशन का, उसके बाद रीएडजस्टमेंट होनी चाहिए। अब वो रीएडजस्टमेंट क्या होती है? हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट ज़रूरी होती है। किस चीज़ में? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, मतलब कि लोकसभा की सीट्स जो है स्टेट्स को, वो किस तरीके से एलोकेशन होनी है। डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कि स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से बनाना है। ठीक है जी। पार्लियामेंट के पास क्या है? पावर है किस चीज़ को डिटर्मिन करने की, कि अथॉरिटी एंड मैनर इन विच दिस हैज़ टू बी मेड। ठीक है जी। और ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम करता है डीलिमिटेशन कमीशन। तो जब हम इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में आने के बाद, तो उसके बाद हम डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक डीलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बैठ चुका है? 1 2 3 4, 52, 62, 72, 2002। ठीक है जी।
ये 4 बार बैठ चुका है। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था 1976 में, इट फ्रोज द एलोकेशन ऑफ सीट्स, मतलब कि एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो फ्रोज कर दी थी लोकसभा की, और जो डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू ईच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को भी फ्रोज कर दिया था। कब तक? ईयर 2000 तक। ठीक है जी। अब ये जो बैन है इसको ऑन री एडजस्टमेंट जो है ये कब तक, इसको भी फिर से एक्सटेंड कर दिया। कब तक? अगले 25 साल तक, मतलब कि 2026 तक। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत हुई थी? 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अंतर्गत। ठीक है जी। और इसका सेम ऑब्जेक्टिव था ऑफ एनकरेजिंग पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स। ठीक है। अब आते हैं कि 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने इसने क्या किया था कि इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट, किस चीज़ को? टू अंडरटेक री एडजस्टमेंट एंड रैशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर्स ऑफ 1991, मतलब कि 1991 के सेंसस के हिसाब से करेंगे री एडजस्टमेंट। लेकिन फिर लेटर स्टेजेस पे क्या हुआ था कि 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो था उसमें प्रोवाइड किया था डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, मतलब कि 1991 को नहीं लेके 2001 को कर दिया था। ठीक है जी। लेकिन ये जो है दिस कैन बी डन विदाउट ऑल्टरिंग द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटिंग टू ईच स्टेट इन द लोकसभा, ये आ गया। ठीक है जी। अब आते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एससीज एंड एसटीज, स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब। ठीक है जी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम जो है वो अबैंडन किया हुआ है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपके, अगर आप हिस्ट्री के लेक्चर्स देखेंगे तो आपको पता है कि वहाँ पे एक बार मांग उठी थी कि मुस्लिम्स के अलग होने चाहिए, स्केड्यूल कास्ट के अलग होने चाहिए, इस तरीके से था उसमें। लेकिन अब उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन इन्होंने क्या प्रोवाइड किया था? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशो। पॉपुलेशन रेशो का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक जगह है और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज जो है एससी की है या फिर एसटी की है, तो डीलिमिटेशन कमीशन क्या करता है, वहाँ उस पर्टिकुलर जगह को रिजर्व कर देता है। किसके लिए? ईदर फॉर एससी और एसटीज। ठीक है जी। ओरिजिनली ये जो रिजर्वेशन थी ये 10 साल के लिए की गई थी। ठीक है जी, 1960 के लिए, बट इसको एक्सटेंड करते गए हैं 10 साल के लिए। अभी 95th अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से 2009 में हुआ था, तो ये 2020 में आई थी और 2020 में भी इसको एक्सटेंड करके अगले 10 साल के लिए कर दिया गया है। ठीक है जी। अब इसमें एक कैच है, 2 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब, मतलब कि आपकी पर्टिकुलर सीट्स रिजर्व्ड हैं किसी एससी या एसटी कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर कोई एससी या एसटी कैंडिडेट चाहे तो वो एक जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से भी अपना इलेक्शन लड़ सकता है या लड़ सकती हैं। ठीक है जी। और उनको कोई सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके। अब जो मेंबर ऑफ स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब हैं वो इज़ ऑल्सो नॉट डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग अ जनरल नॉन रिजर्व्ड सीट। ठीक है जी। तो ये हो गया। चलिए अब आते हैं 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है रिफिक्सिंग ऑफ रिजर्व्ड सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर्स 1991 एज अप्लाइड टू रैशनलाइजेशन ऑफ द जनरल सीट। ठीक है जी, मतलब 1991 के हिसाब से होना है। लेटर 87th में क्या कहा था कि 2001 के हिसाब से होगा। ठीक है, और ये लेटर स्टेजेस पे चेंज होता रहता है। अब आते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये क्या होता है? फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम क्या होता है? अब कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट तो कर लिया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, किसमें है? राज्यसभा में, बट ये जो है लोकसभा में प्रेफर नहीं होता है। ठीक है जी। अब क्या है? इंस्टेड इट हैज़ अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है किसके लिए? इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है जी। अब टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट द जोग्राफिकल एरिया नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब कि ये कोई एरिया है, सपोज जौनपुर बोल दिया जाए, ये कोई एरिया है
जोग्राफिकल एरिया जौनपुर, और इसको हमने कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया है। तो यहाँ का जो एमपी है वो जौनपुर के एमपी होंगे टेरिटोरियल के हिसाब से, ठीक है जी। और फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड, मतलब जौनपुर के एक ही एमपी हो सकते हैं, ठीक है जी, एमपी हो सकते हैं और एमएलए भी हो सकते हैं। ये डिफरेंस क्या आ गया, एमएलए जो है वो स्टेट के होंगे, एमपी जो है यूनियन के होंगे, बस यही डिफरेंस है, ठीक है जी। अब ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या कहते हैं, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है जी। और इस सिस्टम में क्या होता है, कैंडिडेट जिसके ज़्यादा मेजॉरिटी वोट्स आते हैं उसको इलेक्टेड माना जाता है। इसको हम सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है जी। और इस सिस्टम में क्या है, रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट, सारे इलेक्टोरेट को नहीं करते, मतलब कि अगर अदर वर्ड्स में कहें, इट डज नॉट सिक्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटी, मतलब छोटी ग्रुप्स को ये नहीं रिप्रेजेंट करता है। अब ये सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट का एम क्या है, इसका एम है टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी, इसका ये एम है। और इस सिस्टम में क्या है कि सारे सेक्शन ऑफ पीपल जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है इन प्रोपोर्शन टू देयर नंबर, मतलब कि जिस हिसाब से जो भी उसका प्रोपोर्शन होगा सबको रिप्रेजेंटेशन मिल के ही रहेगी, मतलब कि even the smallest section of the population gets its due share representation in the legislature। तो ये इसका ब्यूटीफुल पार्ट है, ठीक है जी। अब क्या है, दो तरीके के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। सबसे पहला क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो कि ऊपर देख लिया था। दूसरा हमने लिस्ट सिस्टम देखा। अब हमारे कंट्री में क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, मतलब एक ही वोट दिया जा सकता है, बार बार किसी और को नहीं दिया जा सकता, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, फर्स्ट काइंड इज अडॉप्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है जी। अब क्या है कि सम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उन्होंने एडवोकेट किया था कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो है उसको करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट अडॉप्टेड द सिस्टम ड्यू टू टू रीज़न। अभी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा, ये इसको क्यों नहीं किया गया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को, इसका सबसे पहला रीज़न क्या था कि वोटर्स को समझ ही नहीं आना था ये सिस्टम, क्योंकि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है जी। क्यों, हमारी लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, ठीक है जी। और ये क्या है, ये अनसूटेबल है किसके लिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि द टेंडेंसी ऑफ सिस्टम टू मल्टीप्लाई पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, ठीक है जी। अब आपको पता है कोलिशन गवर्नमेंट है, डिफरेंट पार्टीज़ बन रही हैं, पॉलिटिक्स हो रहे, तो उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ जाती गवर्नमेंट में, ठीक है जी। एडिशनली क्या है, अब सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फॉलोइंग डीमेरिट्स हैं। वो डीमेरिट्स क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव है। दूसरा है कि ये एक स्कोप नहीं देता किसके लिए, ऑर्गेनाइजिंग बाय इलेक्शंस के लिए। तीसरा है ये एलिमिनेट करता है इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स बिटवीन वोटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि उनके बीच का जो संवाद है वो कम कर देता है। चौथा क्या है, ये एक माइनॉरिटी थिंकिंग को प्रमोट करता है और ग्रुप इंटरेस्ट के बारे में करता है, मतलब कि हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है इसकी, ठीक है जी। और फिर पांचवा क्या है, इट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टी सिस्टम, मतलब पार्टी सिस्टम पे ज़्यादा आ जाते हैं और वोटर सिस्टम को कम कर देते हैं, तो इसलिए हमने ये अडॉप्ट नहीं किया है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर हमारा पार्लियामेंट का ख़त्म हुआ। पार्लियामेंट के लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा जाएंगे और जितना ज़्यादा जाएंगे उतनी ज़्यादा समझ आएगी, उतना ही बेटर होगा। जैसे ही हम पार्लियामेंट का चैप्टर ख़त्म कर लेंगे उसके बाद हम एक लेक्चर जो है वो MCQ के लिए करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट से रिलेटेड, ताकि हम एक रिवीजन कर पाएँ, ठीक है जी, रिवीजन हो पाए कि पार्लियामेंट में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम जो है वो पार्लियामेंट से ही आती है। तो आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।